नमस्कार मुनीश कुमार रायजादा साहब, आपने भारतीय लिबरल पार्टी का गठन किया है और आप जोर शोर से जो है प्रचार प्रसार में लगे हैं। इस पार्टी के गठन का मकसद क्या है, पहले तो ये बताएं। शिवा साहब, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच, आपने एक मौका दिया मुझे अपनी बात कहने का। जी मैं एक्चुअली अगर मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तो मैं पिछले 22 सालों से जी अमेरिका के शिकागो सिटी में जी एक बच्चों के डॉक्टर के रूप में काम करता आया हूँ। बहुत बढ़िया जी, बहुत जी न्यू बोर्न बेबीज का डॉक्टर हूँ, आप नियोनेटोलॉजिस्ट भी कह सकते हैं मोर प्रिसाइजली। जी जी। लेकिन भारतीय राजनीति की बजाय मेरा नीति में हमेशा इंटरेस्ट था, नीति में, पॉलिसी में, कि अपने देश में अच्छी पॉलिसीज बने, इसी बहाने इस बहाने अपने देश में डेवलपमेंट विकास आगे बढ़ेगा, लोगों का क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होगी और जितने भी इंडिसेस हैं ग्रोथ के और पैरामीटर्स वो सब इंप्रूव होंगे। बिल्कुल ठीक तो है। जब और उसके उसमें मुझे लगता था कि जो अपने देश में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है भ्रष्टाचार, करप्शन, जी, जो कि हमें पीछे घसीट लेता है रादर देन मूविंग अस फॉरवर्ड। सो ये सोच के मैं फिर अन्ना आंदोलन के समय भी भारत वापस आया, शिरकत की मैंने, फिर आम आदमी पार्टी बनी। लेकिन 2 सालों में मुझे समझ आ गया कि ये व्यवस्था परिवर्तन के नायक है नहीं, ये सिर्फ बातें करते हैं। तो मैंने फिर समझ गया कि मुझे ये फिट नहीं है। सर एक यहीं पे सवाल, प्लीज यहीं पे सवाल, 2 साल में आपको ये पता चल गया था कि केजरीवाल जो है कॉम्पिटेंट पॉलिटिशियन नहीं है जो यहाँ की प्रॉब्लम दूर कर सकता है और भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए और व्यवस्था परिवर्तन के लिए ईमानदार नहीं है, तो आपने 13 साल तक जो है शांति बनाए क्यों रखी? उस वक्त पार्टी गठित करके केजरीवाल जैसों का पर्दाफाश क्यों नहीं किया? एग्जैक्टली, हमने पार्टी में आंतरिक विरोध भी किया उस वक्त जी, चंदा बंद सत्याग्रह चलाया। हम अन्ना जी से मिले फिर पार्टी में होते हुए भी जब हमने इनको भटकते देखा कि ये भटकना शुरू हो गए हैं, ये लोगों के साथ छल कपट करने लग गए हैं सैद्धांतिक आधार पर, सैद्धांतिक मूल्यों के आधार पर, तो मैं और मेरे जैसे अन्य एक्टिविस्ट साथी फिर अन्ना जी से मिले। पार्टी को हमने मूल्यों पे वापस लाने के लिए चंदा बंद सत्याग्रह चलाया और 2019 में मैंने एक वेब सीरीज बनाई जिसका नाम है ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता, जो कि पूरी अन्ना आंदोलन और आम आदमी पार्टी की इनसाइड स्टोरीज को रिवील करती है। तो लेकिन क्योंकि हम दिलो दिमाग से एक्टिविस्ट थे तो इसलिए हमें कभी नहीं लगा कि हम पार्टी बना के कुछ आगे करें। हमें लगा कि ठीक है इसको सुधारेंगे, सुधारने वाले ये थे नहीं। फिर अब 22 साल हो गए यूएसए में रहते रहते, लगा कि जिस मकसद के लिए हम आए थे 2010-11 में, और लगता था कि अपने देश में डेमोक्रेसी पे अभी भी बहुत काम करने की आवश्यकता है, जरूरत है। तो ये सोच के फिर मुझे लगा कि मैं अपना करियर साइड पे रखूं, भारत, अमेरिका से भारत वापस जाके लोकतंत्र के लिए सियासती माध्यम से इसमें शिरकत की जाए, इसलिए भारतीय लिबरल पार्टी हमने बनाई। सर एक सवाल, रमेश गुप्ता जी ने पार्टी बनाई हुई थी, उन्होंने हमें इसकी जिम्मेदारी दी थी कि आप इसको संभालिए। आपके क्या कोई किसी रिलेशन में है रमेश गुप्ता साहब की? जो है रमेश गुप्ता साहब जो है आपके मेंटोर हैं या सीनियर पर्सन हैं, इसलिए आपको जो है उन्होंने ये जिम्मेदारी सौंपी? एनआरआई हैं, सबसे बड़ी बात तो ये है, डैलस बेस्ड, इंडिया आ चुके थे 2008 में, लेकिन उनमें भी वही तमन्ना और एक वो थी, बिल्कुल सही है जी, बिल्कुल सही है। तो उन्होंने कहा कि मुनीश अब मैं आई एम 85 नाउ, तो आप इसको संभालिए, मिशन तो अपना एक ही है। और बड़ी गुड विल में उन्होंने ये हमें जिम्मेदारी सौंपी, हम इसके लिए उनके धन्यवादी हैं और प्रेरणा स्रोत भी हैं हमारे रमेश गुप्ता जी। अच्छा एक सवाल, जैसे अरविंद केजरीवाल ने जिस तरीके से शासन करते वक्त शुरू से लेके और आज तक तीसरा टर्म है, बिजली पानी फ्री और महिलाओं को बस में फ्री की जो सुविधा दी है, उसकी आपके पास काट क्या है इन चुनावों में? या जनता से आप उसकी उन सुविधाओं को आगे बढ़ाएंगे या छीन के जो है कोई नया सपना दिखाएंगे? इस पे आप बोलें, जरा कुछ विचार व्यक्त करें। जी श्रीवास साहब, ये आप अच्छा प्रश्न है आपका। देखिए, जो सुविधाएं पब्लिक वेलफेयर के तहत करंट सरकार ने दी है उनको यथावत चालू रखा जाएगा। लेकिन जो पिछले 10 सालों में दिल्ली में हम लोग यानी कि लोगों को फेल किया गया,
दिल्ली हैज बीन फेल्ड बाय दिस करप्ट एंड इनकॉम्पिटेंट गवर्नमेंट, दिल्ली गवर्नमेंट। पॉइंट ये है शिराज साहब कि सिर्फ आप वेलफेयर के माध्यम से सोचो कि वोट ले लें हम, वो बेईमानी है। आपका फर्ज बनता है, यानी कि सरकार का फर्ज बनता है कि लोक कल्याण के साथ साथ सुशासन पे ध्यान दे। इन्होंने पिछले 10 सालों में दिल्ली को जंक यार्ड सिटी, गार्बेज सिटी में कन्वर्ट कर दिया। एमसीडी से ले लीजिए आप, स्कूलों की हालत, अस्पतालों की हालत, प्रदूषण इश्यू, यमुना इश्यू, सड़कों की हालत, सब जगह करप्शन का बोलबाला है। और करप्शन के बोलबाले की वजह से हम लोगों को, यानी दिल्ली वासियों को, सब स्टैंडर्ड फैसिलिटीज मिलती है। तो सर इसको आप किस तरह से करेंगे, उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालें। आपके दिमाग में क्या प्लान है, क्या योजना है? पहले ही बाद में आपने शुरू में ही कहा कि नीति जो है ऐसी बनना चाहिए जिससे जो है डेवलपमेंट हो और एक एटमॉस्फेयर जो है डेमोक्रेटिक एटमॉस्फेयर बने, वो नहीं बने। तो आपके पास जो है क्या योजना है जो भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी से अलग हो और प्रभावकारी हो? एग्जैक्टली, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, थैंक यू वेरी मच। देखिए, पहली अनाउंसमेंट हमने अगेन एंड अगेन बोला है कि भारतीय लिबरल पार्टी के 2 प्लैंक्स हैं, 2 मुख्य स्तंभ है। नंबर 1, टू इरेडिकेट करप्शन, करप्शन पे सर्जिकल अटैक, और नंबर 2, सोशल जस्टिस। भारतीय लिबरल पार्टी की दिल्ली में सत्ता में आते ही पहला काम होगा, और ये मैं क्लियर कर दूं कि मैं स्वयं चुनाव नहीं लड़ रहा, I myself not contesting these Delhi Assembly elections. Okay. ताकि विजन पे हम फोकस कर सके rather than me chasing a seat. जी। तो पहला जो अनाउंसमेंट होगा गवर्नमेंट का, वही होगा कि जैसे दिल्ली में सत्ता में आएंगे, एंटी करप्शन कमीशन ACC का गठन, और ये कमीशन होगा, संवैधानिक मान्यता मिलेगी इसको, और इसके माध्यम से जो गैर जिम्मेदारी ना, जो लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी एंड लैक ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको फिक्स करेंगे, और करप्शन पे सर्जिकल अटैक। मुझे लगता है कि देश में यदि हम भ्रष्टाचार मिटाएं, और जो लीकेज ऑफ मनी है जो कट एंड कमीशन के माध्यम से जाती है, इसको आप कंट्रोल कर लें तो आपकी 20% GDP तो वैसे ही बढ़ जाएगी। सर भ्रष्टाचार को जो है सर्जिकल स्ट्राइक करने के लिए और भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने भी बहुत लंबे चौड़े दावे किए थे और वादे किए थे। तीसरे टर्म में जो है वो प्रधानमंत्री फिर बन गए हैं। उन्होंने भ्रष्टाचार दूर करने के नाम पर अपोजिशन के लीडरों के ऊपर ही सर्जिकल स्ट्राइक की है। इसको किस नजरिए से देखते हैं आप? देखिए, जो भी आज करंट पॉलिटिकल पार्टियां हैं जी, जो खासकर जो एस्टेब्लिश्ड पॉलिटिकल पार्टी है जी, बीजेपी, कांग्रेस एवं अन्य पार्टी जी, मैं बड़े दावे के साथ खुले शब्दों में बोल रहा हूं कि ये लोग सिर्फ भ्रष्टाचार के मुद्दे पे लिप सर्विस देते हैं, सिर्फ ये बोलते हैं जी। भ्रष्टाचार इनफैक्ट पॉलिटिकल पार्टियां एवं पॉलिटिशियंस चाहते ही नहीं जी कि वो मुख्य मुद्दा बने, जबकि जनता जनार्दन से पूछिए आप, वो भ्रष्टाचार की वजह से सब स्टैंडर्ड लाइफ जीने को मजबूर है दिल्ली वाले और पूरे देश में। अब बात ये आती है कि अगर ये इसलिए क्या करते हैं, भ्रष्टाचार एवं विकास के मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए ये क्या करती हैं पॉलिटिकल पार्टियां, इंक्लूडिंग बीजेपी, विदाउट एनी विदाउट मिंसिंग वर्ड, ये क्या करती हैं, धर्म और जाति के नाम पे हमको बांटने की कोशिश करती है। एक क्वेश्चन यहीं पे, आपने 1 मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री देने का वादा किया है और बात कहते हैं आप अपने साक्षात्कारों में, तो उसमें भी तो जातिवाद और धर्मवाद झलकता है? नहीं, जातिवाद धर्म इसलिए नहीं झलकता उसमें क्योंकि सोशल जस्टिस का मुद्दा है। शिराज साहब, इसमें पॉइंट ये आता है कि जैसे मैं डॉक्टर हूँ, तो अगर मेरे क्लिनिक पे 10 लोग बैठे हैं, 10 पेशेंट्स बैठे हैं, जो सबसे सिक होगा, मेरा फर्ज बनता है कि मैं सबसे पहले उसको अटेंशन दूं। हॉस्पिटल में भी, इमरजेंसी रूम में भी यही होता है जी। यदि हम एक दलित को मुख्यमंत्री बनाएंगे तो एक बहुत बड़ा संदेश भेज रहे हैं कि आप भी पॉलिसी मेकिंग में नहीं। अगर दलित इनकम्पिटेंट है और उसको आप इतने महत्वपूर्ण पद पे जो है बिठा देंगे तो वो जो है प्रदेश का जो है बेड़ा गर्क नहीं करेगा क्या?
नहीं, वो कॉम्पिटेंट होगा। दलित मुख्यमंत्री जो बनाया जाएगा सोच समझ के उसको संभाल के बनाया जाएगा, जो पॉलिसी को समझता हो, पढ़ा लिखा हो, लेकिन साथ साथ दलित वर्ग से। एक सवाल और, दलित उप प्रधानमंत्री बाबू जगजीवन राम जी भी बने, दलित नेता रामविलास पासवान भी रहे थे, दलित नेता मुख्यमंत्री मायावती 4 बार प्रदेश की मुख्यमंत्री रही। पूरे देश में न जाने कितने दलित नेता पैदा हुए। वो दलित नेता सिर्फ अपना पेट भरने के लिए ही आगे लगे रहे और उन्होंने जो है अपने दलित होने का लाभ मुख्यमंत्री बनने और कैबिनेट मंत्री बनने के लिए तो उठाया, लेकिन अपने दलित समुदाय को ऊपर ले जाने में वो नाकामयाब हुए। तो क्या आपके द्वारा दलित मुख्यमंत्री बनाए जाने पे वो खतरा पैदा नहीं होगा? क्योंकि वो भ्रष्टाचार में डूब गए। वो अंबेडकर साहिब एवं मास्टर काशीराम की तरह स्टेट्समैनशिप नहीं थी इन लोगों में। मायावती जी बहुत बड़ी दलित मसीहा के रूप में उभरी, लेकिन बाद में अपना घर भरने लगी। क्योंकि आइडियोलॉजिकल लड़ाई है शिवराज साहब, लड़ाई है आइडियोलॉजिकल। तो आपका मुख्यमंत्री ऐसा नहीं करेगा, उसके ऊपर चेक एंड बैलेंस क्या है आपके पास? मैं स्वयं चुनाव नहीं लड़ रहा, जो हमारा शीर्ष नेतृत्व है वो चुनाव नहीं लड़ेगा, ताकि हम विजन पे फोकस कर सकें। जी। इसके अलावा शिवराज साहब, हम एक पासमानदा समाज से भी एक मुस्लिम डिप्टी सीएम बनाएंगे और ओबीसी वर्ग से भी डिप्टी सीएम बनाएंगे। तो क्या ऐसा संभव नहीं है कि बिना पसमानदा और मुस्लिम समुदाय या दलित समुदाय को आप आगे रख के दूसरी पार्टियों की तरह उनको उनकी पॉपुलेशन के हिसाब से, एबिलिटी के हिसाब से रिप्रेजेंटेशन दें और एक ऐसा जानदार और शानदार मजबूत इंटेलिजेंट सीएम दें जो पूरे समाज को जो है एक साथ लेके चले? तो उसमें क्या प्रॉब्लम है, मेरा सवाल है आपसे। एक दलित भी कॉम्पिटेंट हो सकता है, उतना ही जानदार, शानदार, खूबसूरत हो सकता है जैसा आपने अभी परिकल्पना की है, और वो भी लीड कर सकता है। लेकिन दलित को आगे बढ़ा के आप क्या दलित वोट बैंक पे जो है अपना कब्जा करने की नियत नहीं रखते हैं? ये सवाल भी लोग पूछेंगे। हाँ, लोग तो ऐसा समझ सकते हैं कुछ लोग, लेकिन मुझे नहीं लगता। हमारा मैसेज बड़ा क्लियर जा रहा है। और साथ ही साथ जब वो ये देखते हैं कि हम खुद अमेरिका से आकर चुनाव न लड़ने की जिद के साथ सोशल जस्टिस के मुद्दे पे हैं, तो उनको यकीन होता है। अब देखिए ना, भारतीय लिबरल पार्टी का जो ऑफिस है, जो अपना हेडक्वार्टर है, वो है करोल बाग में। करोल बाग इज ए रिजर्व्ड असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी। बिल्कुल। तो इससे ये स्पष्ट आता है कि मैं तो स्वयं रेस में हूँ नहीं, क्योंकि मैं तो एक मिशन लेके आया हुआ हूँ। ठीक है ना। तो इसलिए लोग भी कनेक्ट हो रहे हैं और बड़े अच्छे प्रत्याशी हमें रिजल्ट्स मिलने की संभावना है। हमें एक सवाल का जवाब दीजिए, आप जो प्रत्याशी चयन होगा आपका, उसका मानदंड क्या होगा? क्या पैरामीटर्स आपने निर्धारित किए हैं? किस तरह के लोगों को आप कैंडिडेट बनाएंगे? और चुनाव में जो बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता है उसका मैनेजमेंट और मैकेनिज्म आप कैसे करेंगे इन पार्टियों के मुकाबले, बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी? देखिए, ये जो पार्टियां हैं ये सब भ्रष्टाचार और ब्लैक मनी के बेसिस पे बनी हुई हैं। मैं बिल्कुल स्पष्ट बोल रहा हूं, क्योंकि पॉलिटिकल फंडिंग अपने देश में ब्लैक है, यानी कि काले धन का बोलबाला है। और इन पॉलिटिकल पार्टियों की ऑडेसिटी देखिए, बदहिम्मत देखिए, ये इलेक्टोरल बॉन्ड जैसी कुरीतियां इन्होंने इंट्रोड्यूस की, इलेक्टोरल बॉन्ड्स, ताकि ये ब्लैक मनी कलेक्ट कर सके। तो हम आए सच्चाई और सदाचार की राजनीति करने, सत्यता की राजनीति करने। हमारे कैंडिडेट में तीन चीजों से, उनमें 3C हम बोलते हैं कि उन पे क्रिमिनलिटी, करप्शन एवं कैरेक्टर के इश्यूज नहीं होने चाहिए। यदि हमारे कैंडिडेट्स सेल्फ सफिशिएंट है, रिसोर्स मोबिलाइजेशन खुद कर सकते हैं, नथिंग लाइक दैट, वैसी तो कोई बात ही नहीं, फिर तो मजेदार बात है। लेकिन फिर भी पढ़े लिखे लोग जो सोशली कमिटेड है कि हाँ वो सचमुच राजनीति के माध्यम से अच्छा काम करना चाहते हैं, और ऐसे अपने समाज में, देश में कोई कमी नहीं है ऐसे लोगों की। जो पॉलिटिक्स ने एक संदेह पैदा कर दिया, खासकर अरविंद केजरीवाल की जो पिछली 12-13 साल की पॉलिटिक्स है, कि आप मूवमेंट के नाम पर लोगों के साथ आप उनके साथ धोखा करें, उसके बाद एक संदेह और स्केप्टिसिज्म है लोगों के दिमाग में। लेकिन फिर भी बड़ा भरपूर अच्छा सहयोग मिल रहा है, और लोग इस बात को मानने को तैयार है कि यस, एक नई शुरुआत की आवश्यकता है। पहले जो हो गया धोखा, ठीक है, उसको भी उससे भी आगे निकल के जाएंगे।
बहुत बहुत धन्यवाद। आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से कि आपकी पार्टी खूब आगे बढ़े और आप जो है अच्छी तरीके से स्वच्छ और सक्षम राजनीति के द्योतक बने और दिल्ली को अच्छा सीएम और उप डिप्टी सीएम दे सकें। नमस्कार। जी श्रीवास्तव, थैंक यू।